द ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनेश अग्रवाल। नमस्कार फ्रेंड्स, हमने कल डिफेंस सेक्टर पर चर्चा की थी और चर्चा कुछ सार्थक रही। मैं समझता हूँ आप लोगों ने देखा, उसे सराहा है भी, बहुत लोगों ने मुझे अप्रिशिएशन भेजा है और अप्रिशिएशन तो कोई जब भी भेजता है जब भी अच्छा लगता है। और आप लोग जिन्होंने नहीं देखा है वो भी देखें, अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, सबको बताएं। कोई भी ज्ञान और वो ज्ञान जो कि आपके काम आ सकता है उसको पहले ग्रहण कर लेना कोई खराब चीज़, अच्छी चीज़। कीप इट इन रिजर्व, कीप द नॉलेज इन योर पॉकेट एंड माइंड बोथ, सो यू कैन अप्लाई व्हेन एवर यू नीड एट द टाइम ऑफ नेसेसिटी। तो अब ऐसा था कि शेयर बाज़ारों में चुनाव के परिणाम 4 जून को आने हैं। 13 दिन का समय बचा है और मैंने आज फ्रेंड शब्द काम में लिया है क्योंकि कुछ व्यूवर्स ने मुझे एक व्यूवर ने मुझे कहा कि मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि आप फ्रेंड शब्द काम में मत लो, तो हम नहीं, मित्र शब्द काम में मत लो। तो मित्र की जगह मैंने आज फ्रेंड्स काम में ले लिया। उनकी बात को मान लिया है मैंने, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। मित्र कोई ख़राब नहीं। मित्र हिंदी भाषा का शब्द है, बहुत शुद्ध और बहुत पवित्र शब्द है। मित्रता और मैत्री और मित्र, ये तीनों शब्द बहुत बढ़िया शब्द है, मधुर शब्द हैं। लेकिन और फ्रेंड्स इंग्लिश का शब्द है, कोई बात नहीं, खैर जो भी है। तो 13-14 दिन का समय बचा है। आज 5वें फैज की लोकसभा चुनाव की मतगणना चल रही है। जो प्रारंभिक दौर है मतगणना का वो संतोषप्रद है। मतदान का जो प्रथम प्रारंभिक जो चरण है वो संतोषप्रद है। वोटिंग ठीक चल रही है और मैंने देखा है जो कतार में लगे हुए लोग हैं, इवन रायबरेली में भी जो पत्रकार जो पूछ रहे हैं, जो जनता जो बता रही है वो मैं बता रहा हूँ, मेरी तरफ से कुछ नहीं। मैंने टीवी पे देखा है अभी थोड़ी देर, तो वो यही दे रहे हैं कि मतदाता ये कह रहे हैं पत्रकारों को, साहब हम विकास के नाम पर वोट देंगे, हम देश के उद्धार के नाम पर देंगे, हम देश के सम्मान के नाम पर वोट देंगे, हम किसी परंपरावाद के नाम पर नहीं देंगे, हम किसी को पट्टा नहीं है हमारे पास में, कोई पट्टा जारी नहीं किसी के नाम जो तो जिसमें। तो ये इंडिकेशन साफ है कि इवन रायबरेली में भी, जो कि एक नेहरू परिवार की ट्रेडिशनल सीट रही है, गांधी नेहरू परिवार की परंपरावादी सीट रही है, उस सीट पर भी आसान खेल। अब क्या होगा मुझे नहीं पता। ना मैं राहुल गांधी के खिलाफ हूँ, ना मैं मोदी जी के फेवर में हूँ, मैं सिर्फ देश के फेवर में। देश का जो भला करेगा वो हमारा नेता है, जो देश का भला नहीं करेगा ही इज़ नॉट आवर लीडर। देश पे राज करो, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम तो कोई बढ़ने नहीं। किसी ने भी आज तक राज किया, हमने तो कभी राजनीति में आने की सोची नहीं, हम तो नौकर आदमी थे, एम्प्लॉय थे भाई। तो दिस इज द पोजीशन। बेटरमेंट ऑफ द कंट्री इज बेटरमेंट फॉर ऑल और बेटरमेंट ऑफ द लीडर हिमसेल्फ। आज राहुल गांधी को या कांग्रेस को ये दिन देखने पड़ रहे हैं, वो क्यों देखने पड़े? 20 लाख करोड़ की पत्रावलियों को पर्यावरण मंत्रालय के अंदर बंद कर दिया गया। प्रोजेक्ट की पत्रावलियाँ थी और उन पत्रावलियों को कोई धूप भी नहीं लगने दिया, कोई परवाह ही नहीं, राहुल गांधी को पता ही नहीं था। तो ऐसे नेताओं का क्या होगा? ठीक है, जनता जो फैसला करेगी मंजूर, जो भी है ठीक है। अब आज हम बाजार तो खुले नहीं है तो कोई चर्चा नहीं की जा सकती। अमेरिकन मार्केट भी फ्राइडे के बाद खुले नहीं, उसके बाद हम 2 बार वीडियो बना चुके हैं, चर्चा कर चुके हैं, तो अभी कोई चर्चा का सार्थकता नहीं। अब जब बाजार कल खुलेंगे जब फिर चर्चा करेंगे कल के वीडियो में। आज तो मैंने भारत के सीमेंट सेक्टर पे, जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पे मैं खिलाफत कर चुका हूँ, मैं कह चुका हूँ कि ये शेयर ठीक नहीं। स्टडी दी है मैंने, मैं ये नहीं कहता हूँ खरीदो मत, बेचो मत, खरीदो बेचो, कुछ नहीं। मैंने खाली स्टडी दी, मंथन और चिंतन किया है उस पर। मेरा मंथन चिंतन क्या है, मेरे विचार क्या हैं, आपको बता देंगे। खरीदने बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं। लेकिन जैसे सीमेंट है, टाइल है, प्लाई बोर्ड है, सैनिटरी गुड्स है और कंक्रीट तो चलो खैर कोई ऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं है, ये सब वैसे तो इंफ्रा के ही पार्ट है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के पार्ट है, सप्लायर है, प्रोवाइडर है उसको।
लेकिन इंफ्रा इटसेल्फ की अपनी कुछ समस्याएं, ये जो मैं बताऊंगा सीमेंट सेक्टर पे चर्चा करेंगे आज हम। सीमेंट सेक्टर कैसा है, क्या दिया है इसने, क्या लिया है लोगों से, उस विषय पे हम चर्चा करेंगे। वी आर सिंपली फाइंडिंग आउट द प्रोस्पेक्ट्स, मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ द सीमेंट सेक्टर सो फार। ये बहुत बड़ा विषय है। सीमेंट इज ए बिग आइटम। कंस्ट्रक्शन में सीमेंट और स्टील दो आइटम बहुत बड़े आइटम। तो स्टील प्राइसेज आर गवर्न बाय द इंटरनेशनल मार्केट। आज चाइना में स्टील के रेट होंगे, महंगे होंगे, इंडिया में भी स्टील महंगा हो जाएगा। चाइना में गिरेंगे, इंडिया में भी गिर जाएंगे। चाइना मार्केट इज द गवर्निंग बॉडी, इज द गवर्निंग मार्केट फॉर द एंटायर मेटल सेक्टर। बट सो फार सीमेंट इज कंसर्न, सीमेंट इज ए एक्सक्लूसिव आइटम। इसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट से या इंटरनेशनल मार्केट से कोई संबंध नहीं। इंपोर्ट होता है, 1.5% मुश्किल से इंपोर्ट होता है सीमेंट। लेकिन आज की तारीख में करीब 62 करोड़ टन, सन 24 तक के फिगर बता रहा हूँ, ये टेंटेटिव हैं, एग्जैक्ट फिगर सन 22 तक के, 31 मार्च 22 तक के 537 मिलियन टन यानी 53.7 करोड़ टन सीमेंट के इंस्टॉल्ड कैपेसिटी भारत की। वो भारत में ही खपता है, ना तो एक्सपोर्ट होता है ना इंपोर्ट होता है भारत में, क्योंकि सीमेंट में इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सीमेंट आफ्टर चाइना। तो जितना प्रोडक्शन है सब खपता है, यानी कि जितना प्रोड्यूस हुआ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी थी है, और इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का जो यूटिलाइजेशन है वो सन 21-22 में 537 मिलियन टन प्रोडक्शन इंस्टॉल्ड कैपेसिटी थी, और जो प्रोडक्शन हुआ है वो 381 मिलियन टन हुआ है, यानी 84.95% क्षमता का उपयोग हुआ है। और जो प्रोडक्शन है वही कंजम्पशन है, उसी को मान लीजिए आप, क्योंकि सीमेंट रखा नहीं जा सकता, सीमेंट डंप नहीं हो सकता कहीं, महीने 2 महीने में सीमेंट खराब हो जाता है। तो सीमेंट कंपनियां उतना ही सीमेंट बनाती हैं जितनी डिमांड होती है। तो आप ये मान लीजिए किसी इंडस्ट्री ने 84.95% कैपिटलाइजेशन किया, नहीं 70% है, सॉरी 70%, 71% कैपिटलाइजेशन किया सीमेंट की इंडस्ट्री। 84% तो क्या हुआ है कि 84.95% क्या है कि जो कंजम्पशन में या प्रोडक्शन मानिए आप, प्रोडक्शन में बढ़त आई है टोटल 10 सालों के अंदर, 2010 से 2022 तक 11 सालों, और इसके बढ़ने की जो गति थी वो 8.25% पर ईयर रही है। सिंपल ग्रोथ ऑन दी बेसिक क्वांटिटी ऑफ 206.6 मिलियन टन, 206.6 मिलियन टन से 381 मिलियन टन प्रोडक्शन पहुंचा। कुल बढ़त 84.95 मिलियन टन आई, 84.95% टोटल ग्रोथ आई। तो सिंपल लगाते हैं अगर बेस ईयर पर, तो 8% 8.25% की ग्रोथ आ जाती है, विच इज़ ए सब्सटेंशियल ग्रोथ, ज़बरदस्त रोबस्ट ग्रोथ है। और उसके अंदर जो सन 10 से 14 तक का जो यूपी का काल था, और कोरोना काल भी आ गया, जिसके अंदर सीमेंट का कंजम्पशन कम रहा है, वो दोनों युग ऐसे थे। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गया था, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इंडस्ट्रियलाइजेशन, रियल्टी सब मरे पड़े थे। ये तो काम तो अब चला है 2 साल से, तो उसके बावजूद भी 8.25% की सिंपल ग्रोथ तो दे ही दी बेस ईयर पे। तो इट इज द रोबस्ट सेक्टर एंड हाईली प्रॉफिटेबल। सीमेंट इंडस्ट्री की सबसे खास बात यह, इसको कोई एंटी डंपिंग का कोई खतरा नहीं, विदेशों से आयात नहीं हो सकता, है होता ही नहीं। बाहर लाइम स्टोन नहीं है, जिप्सम नहीं है, बनाने के लिए सुविधाएं नहीं है, ज़मीन नहीं है, मैन पावर नहीं है, ये सब बातें हैं मतलब उस वजह से। और चाइना जितना बनाता है खुद काम में ले लेता। तो दोस्तों हमने डिमांड पर चर्चा कर ली सीमेंट पे। डिमांड इज रोबस्ट, यानी 8% के आसपास जिस सेक्टर की, अगर ये 2 बातें नहीं होती, यूपीए काल में मतलब जो डलनेस आई वो नहीं होती, कोरोना काल नहीं होता, तो इस सीमेंट का जो एवरेज डिमांड है
बेस ईयर 2010 पे माना है मैंने, तो ये निश्चित रूप से 10% होगा। तो इससे आप अंदर लगा लो 10% ग्रोथ रेगुलर बहुत होती है। अब आप आए कि सीमेंट का इंडिया का कंजम्पशन क्या है, सीमेंट के अंदर भविष्य में डिमांड अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, डिमांड एवेन्यूज़ कह दीजिए आप, डिमांड एवेन्यूज़ क्या हो सकते हैं। तो जो सन 2022 तक के फिगर हैं, सीमेंट कंजम्पशन 195.4 किलो पर कैपिटा कंजम्पशन था सीमेंट का सन 2022 तक पर ईयर, और वर्ल्ड पूरे विश्व का जो औसत कंजम्पशन है वो 500 केजी पर कैपिटा है, और चाइना का अकेले का जो पर कैपिटा कंजम्पशन है, जबकि आबादी ज़्यादा है वहाँ की, 1 था और डेवलप्ड हो चुका है चाइना, उसके बावजूद भी 1000 किलोग्राम पर ईयर पर कैपिटा कंजम्पशन सीमेंट का है। तो हमारा जो कंजम्पशन है वो तो चाइना के मुकाबले 150 है, और डेवलपमेंट में तो हमें चाइना से भी ऊपर पहुंचना है, मतलब वो टाइम लगेगा, इट विल टेक टाइम, बट चाइना जितना डेवलपमेंट तो हमको करना ही करना है, इंडस्ट्रियलाइजेशन में करना है, इरिगेशन में करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर करना है, टूरिज्म के लिए सुविधाएं जुटानी है, होटल इंडस्ट्री को डेवलप करना है, रेलवे, कैनाल्स, डैम्स, ब्रिजेस और हाउसिंग फैसिलिटीज़, जैसे आईटी सेक्टर की बिल्डिंग बढ़ेंगी, इन बड़ी बड़ी कंपनियों के दफ्तर बढ़ेंगे, बड़े बड़े शहर डेवलप होंगे, बम्बई दिल्ली बॉम्बे कॉरिडोर का डेवलपमेंट चालू है, होगा और होगा, अभी तो शुरुआत है। तो इन सब बातों में लोगों को, आप इस देश को कितने सीमेंट की आवश्यकता है, मैं समझता हूँ 10% पर ईयर तो ग्रो करेगी सीमेंट इंडस्ट्री। इन माई ओपिनियन इट इज बाउंड टू ग्रो एट द रेट ऑफ 10% पर ईयर इन ए कंपाउंड रेट। ये सिंपल रेट की बात थी, वो कंपाउंड रेट से 10% ग्रो। और ये जो सीमेंट के प्लांट में धड़ाधड़ कैपेसिटी लगाए जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं, ये बड़े बड़े आदमी हैं, इनके पास बड़ी बड़ी रिसर्च विंग है, ये मूर्ख नहीं है, ये कोई गलती करने वाले नहीं, ये आगे की प्लानिंग के हिसाब से प्लांट लगा रहे। वो ठीक है, 2-4-6 महीने साल भर कोई डंपिंग हो गई, कोई माल में थोड़ी सी गिरावट आ गई डिमांड, दैट इज ए डिफरेंट इशू। तो डिमांड विल कंटिन्यू, प्रोडक्शन विल कंटिन्यू, इंस्टॉलेशन कैपेसिटी ज़बरदस्त चल रही है। मतलब सन 2023-24 में 8 करोड़ टन सीमेंट की कैपेसिटी नई जुड़ी। तो आज की तारीख में मेरे हिसाब से जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है ना इंडिया की, जो डाटा आए नहीं है, ऑथराइज डाटा नहीं आए हैं, मैं समझता हूँ करीब 61 करोड़ टन सीमेंट की इंस्टॉल कैपेसिटी है। रहा सवाल रेट का, रेट शनय राइज करती जाएगी। प्रॉफिटेबिलिटी के लिए आप ये सोचिए कि पहले सीमेंट कंपनियां एनडीए गवर्नमेंट आने से पहले या आज के 3-4 साल पहले, एनडीए गवर्नमेंट ने भी जो काम किया उसके रिजल्ट अभी आने लगे हैं। आज के 3-4 साल पहले तक ये सारी कंपनियां, ज़्यादातर सीमेंट कंपनियां कोयला बाहर से मंगवाती थी, क्योंकि जो सारा जो कोयला था कोल इंडिया के पास था भारत में, और वो कोयला ज़्यादातर पावर प्लांट्स को देते थे, रेलवे को देते थे, कुछ एक स्टील प्लांट्स को देते थे। सीमेंट सेक्टर का तो ये इंपोर्ट करते थे, बहुत महंगा पड़ता था, और इंटरनेशनल मार्केट में जब कोयले के दाम बढ़ जाते थे तो सीमेंट कंपनीज का प्रॉफिट घट जाता था, और जब कोयले के दाम घट जाते थे तो घटते तो कम ही थे भाई। अब पोजीशन ये है कि इनके खुद के प्लांट है, खुद के कोल माइंस हैं, कैप्टिव कोल माइंस। लाइम स्टोन पहले से ही है, जिप्सम भारत में भरा पड़ा है कहीं से, गुजरात के मतलब राजस्थान के अंदर बेशुमार जिप्सम है। ये पीओपी जिसको आप कहते हैं, दैट इज वो मिक्स होता है सीमेंट में, 6% मिक्सचर है उसका। तो कोयला, अच्छा, फिर कैप्टिव कंजम्पशन के कारण कैप्टिव इंस्टॉलेशन ऑफ द पावर एंड माइन, कोल माइन एंड लाइम स्टोन। अच्छा, हर कंपनी पावर के लिए कैप्टिव पावर प्लांट लगा लेती है, क्योंकि अब तो और भी आसान होगा, इनके पास कोयला है। दूसरी बात है, कुछ सोलर लगा रहे हैं जिनके पास ज़मीन ज़्यादा है, सोलर पावर लगा रहे हैं वो।
तो इस तरह से इनकी कॉस्ट घटती चली जाएगी और डिमांड के कारण प्राइस या तो बढ़ेगी भी नहीं तो इतनी तो रहेगी। तो बट नेचुरल है कि द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द सीमेंट कंपनी इज बाउंड टू राइज। इंपोर्ट का कोई खतरा नहीं है दोस्तों। और सीमेंट का जो सीमेंट बिजनेस जो है देश के बड़े बड़े घरानों के हाथ में, बिरला जी का है, कुमार मंगलम बिरला के पास है, सबसे बड़े प्रोड्यूसर है, द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द सीमेंट इन इंडिया। 15 करोड़ टन सीमेंट बनाते हैं। और भी है, अभी आते हैं उस सेक्टर पे हम। तो इसलिए और आज तक दोस्तों सन 85 से मैं देख रहा हूँ, लगता ये था कि सीमेंट का क्या होगा, सीमेंट में दिक्कत है, सीमेंट तो वैसा है आइटम, देशी आइटम है, कोई इसमें बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं है। लेकिन सीमेंट ने मालूम माल किया है, ज़बरदस्त पैसा दिया है सीमेंट। श्री सीमेंट 28,000 रुपये का रेट है आज। रियली सरप्राइजिंग। 26,280 रुपये की क्लोजिंग है श्री सीमेंट की परसों। 10 रुपये में आया था, 6 रुपये लिस्ट हुआ था, काफ़ी दिनों पड़ा रहा था। आज क्या पोजीशन देख लिए, डिविडेंड कितना गया इसमें। तो ये पोजीशन है कंपाउंडिंग जो एडवांटेज है हर शेयर में, वो तो मिलता ही मिलता है लॉन्ग टर्म में। और सीमेंट बिकता है। मेरी सीमेंट कंपनियों के बड़े बड़े अफसरों से बात है, मैंने उनसे यह कहा आपके मज़े हैं भाई। कह साहब ये कैसे कह रहे हो, मज़े क्या, हम तो नौकर आदमी हैं। मकाने नौकर तो ऐश कर रहे हो, इतनी मोटी मोटी तनख्वाहें यार, और काम कुछ नहीं बढ़ना पड़े आपको। सीमेंट तो बिकता है। हाँ कह साहब ये बात सही कह रहे हो, अपने आप बिकता है सीमेंट। थोड़ी सी कोशिश कर लेते हैं, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, बड़ी बड़ी इंफ्रा कंपनियां हैं, कुछ डीलर्स हैं, उनसे थोड़ा सा कर लेते हैं, दबाव वबाव डालते हैं, उनको कुछ बिक जाता है सीमेंट में, कोई दिक्कत। कितना ही प्लांट लग गए, सब बिक रहा है और बिकेगा। जब मैंने आपको फिगर बताए ना कंजम्पशन के इंडिया के, बिकेगा ये। यानी आप देखिए कि 300 करोड़ टन कैपेसिटी हमारी हो जाएगी ना, जब तक भी सीमेंट बिकेगा। भाई 1000 kg पर हेड का प्रोडक्ट कंजम्पशन होगा ना, यानी 5 गुना चाहिए, मतलब कंजम्पशन 5 गुना, और आज 60 करोड़ टन है, 60 पंजे 300। तो ये जितनी कैपेसिटी एक्सपांशन हो रही है ना, ये सब एब्जॉर्ब हो जाएगी। एंड अल्टीमेटली देयर इज ए गुड डिमांड ऑफ सीमेंट। द सीमेंट डिमांड इन ए फास्ट एंड फॉरवर्ड मैनर, इन ए बेटर वे विल कंटिन्यू। तो बहुत शानदार सेक्टर है। और अब मैं आपको सीमेंट कंपनियों के कुछ इंडिविजुअल एग्जांपल्स देता हूँ। सीमेंट सेक्टर एज होल में तो मैं कही देता हूँ। अब आप देखिए अल्ट्राटेक सीमेंट, इसके डाटा बोलता हूँ मैं, 288 करोड़ की इक्विटी है इसकी, और 63,239 करोड़ की सेल थी FY 23 की, और EPS आई 175 रुपये 63 पैसे। FY 24 के रिजल्ट आ गए इसके। सेल आई इसकी 70,908 करोड़, हेडिंग टुवर्ड्स 1 लाख करोड़ रुपीज है। EPS 243 रुपये की आई। ग्रोथ आई 40%, नहीं 38% ग्रोथ आई। इट इज ए रिमार्केबल एंड रोबस्ट ग्रोथ। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 2,84,817 करोड़। अंबुजा सीमेंट पे आते हैं, द सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ द कंट्री सो फार सीमेंट इज कंसर्न। तो अल्ट्राटेक तो कुमार मंगलम बिरला जी की है, और जो अंबुजा सीमेंट है वो अडानी जी की है, गौतम अडानी जी। अभी ले लिए इन्होंने प्लांट 1.5-2 साल पहले, अब सुधार रहे हैं, डल पड़े थे पहले, अब इनको ठीक करें, डिवाइडेड ठीक करें। ज़बरदस्त काम चला रखा है। दुनिया भर के कैपेसिटी एक्सपांशन डिक्लेयर कर रखे हैं, दुनिया भर के प्रोजेक्ट ला रहे हैं, लगाए जा रहे हैं, कॉस्ट रिडक्शन कर रहे हैं। मतलब जो प्लांट के जो प्रोजेक्ट के अंदर जो है ना, जो वो राख है उसको सीमेंट में मिलाने के ऑर्डर्स हैं गवर्नमेंट के, उसको मिला देते हैं सीमेंट, जिप्सम को मिला देते हैं। हीट वेस्ट रिसाइकलिंग ट्रीटमेंट प्लांट लगा रहे हैं। कोयले के ब्लॉक खुद ने ले रहे हैं और लिए जा रहे हैं, मतलब लाइम स्टोन के ब्लॉक है और ले रहे हैं, मतलब। तो ये जब शेख सरिया जी के पास थे अंबुजा सीमेंट, जब पिछड़ गई थी, बट नाउ इट विल राइज। अडानी इज ए वेरी फॉरवर्ड मैनेजमेंट, इज ए फास्ट गोइंग मैनेजमेंट,
दे विल डेवलप इट सर्टनली, और ये सेकंड लार्जेस्ट होगा, या हो सकता है कि सन 2029-30 तक द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ द कंट्री में बन जाए सीमेंट का। एसीसी भी इसी में, एसीसी भी इसी की एक सहायक या अंबुजा इसकी होल्डिंग कंपनी है एसीसी। अब हम आते हैं एसीसी, इसकी अंबुजा और एसीसी दोनों की मिला करके करीब 7-7.5 करोड़ टन की कैपेसिटी है सीमेंट, जिसको ये 14 करोड़ टन, अब ये कहते तो ये एक साहब 27 तक कर देंगे, 30 तक कर, कहना एक अलग बात है, 30 तक कर देंगे, 31, तो भी बहुत बड़ा है। अगर अगले 5-6 सालों में कोई कैपेसिटी डबल हो जाती है, ज़बरदस्त काम है भाई, शेयर हो जाएगा 4 गुना फिर। हालांकि मुझे ये बात नहीं करनी चाहिए 4 गुना की, आई कैन नॉट से दिस फैक्ट, लेकिन एक एनालिसिस के दौरान एसीसी की पोजीशन भी यही है। एसीसी की पोजीशन ये है कि इसकी 187 करोड़ की इक्विटी है, और इसके जो सेल थी ना लास्ट ईयर 22-23 में जो थी, FY 23 में 22,210 करोड़ की थी, 47 रुपये की EPS थी, 10 पेड अप शेयर है ये। और FY 24 में सेल आई है 19,958 करोड़ रुपये की, और EPS आई है 124 रुपये की, ग्रोथ आई है 263% ग्रोथ आई है इसमें, 2.5 गुना EPS। हालांकि वो लास्ट ईयर जा कम, कोयले की प्राइसेस के कारण इनका प्रॉफिट कम आया था, प्रॉफिटेबिलिटी वाज लेसर ड्यू टू हाइक इन द कोल प्राइस। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 47,434 करोड़। और अंबुजा की भी EPS मैंने शायद बताई 13 रुपये थी लास्ट ईयर, इस साल आई है इसकी 17.99 रुपये, तो ये बहुत अच्छी है 2 पेड अप शेयर पे, इट्स गुड, मतलब और ग्रोथ भी अच्छी आई है, 38% ग्रोथ आई है इसमें, जस्ट इक्विवेलेंट टू अंबुजा, नहीं वो अल्ट्राटेक के बराबर ग्रोथ आई है इसकी। अब आ जाइए श्री सीमेंट पर आते हैं। श्री सीमेंट की 36 करोड़ की पेड अप इक्विटी है। वो मैं जो हमेशा कहता हूँ कि जो पेड अप जो इक्विटी जो है ना, अगर कम है उस कंपनी की तो वारे नारे समझ लो आप। और ये जो बड़े जो 5 स्टार इन्वेस्टर है ना, वो जिन शेयरों के अंदर बल्क क्वांटिटी में एंटर होते हैं ना, वो इक्विटी बेच देख के होते हैं, क्योंकि EPS उसके अनुसार आई। भाई एक परिवार में 10 आदमी हैं, एक कमाने वाला है, तो उनके बाटे कम आएगा वो पैसे। और अगर 4 कमाने वाले हैं, 3 और 5 खाने वाले, तो फर्स्ट क्लास रहेंगे, आराम से फर्स्ट क्लास सारी सुविधाएं अवेल करेंगे। तो सेम पोजीशन है। तो श्री सीमेंट का 17,852 करोड़ का टर्नओवर सेल था लास्ट ईयर। इनकी भी कैपेसिटी करीब 3 करोड़ टन के आसपास है। एक्सपांशन सब में चल रहे हैं, सारी कंपनी में चल रहे हैं एक्सपांशन। 252 रुपये की EPS थी लास्ट ईयर। इस सन 2024 में आई है इसकी सेल 20,520 करोड़ रुपये, और इस पर EPS आई है 663 करोड़ रुपये, 663 रुपये, 162% ग्रोथ आई। JK सीमेंट, जिसका शेयर भी 3880 रुपये का रेट है, इसकी 77 करोड़ की इक्विटी है, 9720 का शेयर है, 9720 करोड़ की सेल आई लास्ट ईयर। ये 2 करोड़ 1.5 से 2.25 करोड़ टन के बीच में इनकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। 55 रुपये की EPS थी, इस साल 11,556 करोड़ की सेल आई है, 102 रुपये EPS आई, यानी द EPS हैज बिकम जस्ट डबल ऑफ द लास्ट ईयर। और उसी का परिणाम है कि ये शेयर 2,500-3 हज़ार रुपये चलता था, 442-43 रुपये जाके आया ये शेयर। और P रेशो 37 है इसका। सब सीमेंट कंपनियों का जो एवरेज P रेशो 47 है, लेकिन इंडिविजुअल इन कंपनियों का जो मैंने अभी तक बताई, इनका 40 से 42, 30, 20 है। सबसे कम ACC का 20 का ही P रेशो है। आप इसको 26-27 मानिए, कारण क्या है कि इसमें एक एक्स्ट्रा आइटम था, उसके कारण प्रॉफिट ज़्यादा दिखाई दे रहा है, लेकिन वास्तविक स्थिति ये है कि ना तो इसकी 124 रुपये EPS है, इसकी EPS है करीब 97-98 रुपये, 100 रुपये मानिए, तो उस हिसाब से इसका P रेशो 26-27 का मानिए आप। अब हम आते हैं रैमको सीमेंट, भी सब ठीक है, डालमिया भारत सीमेंट है, रैमको सीमेंट है, JK लक्ष्मी सीमेंट है, और ये इस तरह की ये जो मेन कंपनियां मैं बता रहा हूँ, सबकी अपनी खासियत है
सबके अलग अलग रीजन्स हैं। ये जो पैन इंडिया बेसिस पे ऑपरेट करती है, जगह जगह जो प्लांट मिलेंगे इंडिया में सब जगह वो अल्ट्राटेक के मिलेंगे, अंबुजा के मिलेंगे, एसीसी के मिलेंगे, बिखरे हुए, ताकि लॉजिस्टिक एक्सपेंडिचर कम आए। जैसे डालमिया भारत है, ईस्ट इंडिया में ज़्यादा है काम। जेके सीमेंट का राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में है, बेंगलोर में है काम ज़्यादा, कर्नाटक में। रेमको सीमेंट साउथ में मिलेंगे इसके प्लांट। तो इस तरह से ये एरिया वाइज भी जो मिड कैप कंपनी है सीमेंट की, वो अपने प्लांट एरिया वाइज, और हर कंपनी एरिया वाइज लगाती है उस क्षेत्र की डिमांड को पूरी करने के लिए। क्यों? और जहाँ भी इनको लाइम स्टोन अवेलेबल हो जाता है ना, वहाँ ये सीमेंट का प्लांट डाल देते हैं। क्योंकि भाई एक बात बताओ, राजस्थान से अगर चेन्नई सीमेंट जावे या चेन्नई की सीमेंट उत्तर प्रदेश आवे तो कॉस्ट कितनी बढ़ जाएगी, लॉजिस्टिक कॉस्ट, उस पर भी कंट्रोल रखना आवश्यक है। तो इन द विसिनिटी ऑफ कंजम्पशन, इन द नियर बाई एरिया ऑफ कंजम्पशन इनको प्लांट लगाना। अब कहीं पर रॉ मटेरियल नहीं मिलता, लाइम स्टोन माइंस नहीं है, तो भाई दूर लगाएंगे, वह दूर से आएगा, थोड़ा लॉजिस्टिक लगेगा, सो लगेगा, अब क्या इलाज है। तो इन दिस वे सर, आई हैव एक्सप्लेन द सीमेंट सेक्टर इज एक्सप्लेन, इट इज ए मनी स्पिलिंग सेक्टर, नो रिकमेंडेशन, नो टारगेट, नो रिकमेंडेशन, स्टडी एट योर ओन लेवल। आप अपने लेवल पे अध्ययन करें, मतलब पढ़ें, समझें, मैं आपके ध्यान में ला रहा हूँ। और अभी ठीक है, बाजार तेज है, बाजार तेज है, लेकिन देखिए मुझे नहीं लगता कि बाजार गिर जाए। धीरे धीरे करेक्शन आएंगे, इंटरिम बुल फैच करेक्शन हैं, आएंगे, कोई 2 महीने का, अभी जैसे 3 महीने से करेक्शन चल रहा था। राइट फ्रॉम जनवरी पूरे एंटायर मार्केट में करेक्शन था। राइट फ्रॉम जनवरी टू टिल डेट मार्केट इज पासिंग थ्रू द करेक्शन फेज, बट इट इज ए बुल फैच करेक्शन। इसलिए मेरा आपसे निवेदन ये है कि कोई चीज़ खरीदो भी आप तो समझ बूझ के खरीदो, डिस्कस करके खरीदो, धीरे धीरे खरीदो। और अभी मत खरीदो, क्या जरूरत है, आपका मन नहीं करता मत खरीदो, इसको रुक के खरीदो। लेकिन आपके नॉलेज में रहना चाहिए शेयर बाज़ार का। मैं एक नक्शा आपके माइंड में डाल रहा हूँ कि ये शेयर मार्केट क्या भलाए है, इसमें कैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, किन सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कौन से इन्वेस्टर फ्लेयर अप होंगे, किन का फ्यूचर ब्राइट है, कौन से डल पड़े हैं, उन सब पे मैं अपने आपको तैयारी करवा रहा हूँ। आई एम टीचिंग यू। आप ये मत समझिए कि आप कौन साहब ये आदमी कौन हो गया टीच करने वाला, हम तो बहुत विद्वान हैं। तो मैं आपकी बात का भी सम्मान करता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि आई एम सुपेरियर टू यू, आई एम जस्ट इक्वलेंट टू यू, आई एम योर फ्रेंड। मतलब चाहे 30 साल का आदमी हो, 20 साल का हो, चाहे 70 साल, ऑल वी आर फ्रेंड, वी आर ऑल मेंबर ऑफ द इन्वेस्टिंग कम्युनिटी। तो थैंक यू वेरी मच। और आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कल मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।